ऑलराइट गाइस, तो अब हम लोग शुरू करने वाले हैं अपनी कैंपर वैन की पहली ऐसी मॉडिफिकेशन जिसको कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमने ये नहीं कराया तो आगे का काम हमें करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए पहुंच गए हम लोग SSR FBV मॉडिफिकेशन पे अपने सुभान भाई साहब के यहाँ पे। ऊपर नंबर आ रहा है, अगर किसी को कैंपर वैन बनवानी है तो आप इधर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो क्या होने वाला है आज, तो इसी एक्साइटमेंट के साथ शुरू करते हैं आज का व्लॉग। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, माय नेम इज सैम और आप देख रहे हैं कैंपर वैन मॉडिफिकेशन। तो कैसे है सुभान भैया? बस ठीक है सर। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? हम जो है स्टेपनी का स्टैंड एक तैयार कर रहे हैं। हमने एक जो डिज़ाइन हमने सोचा है, ठीक है, उसके लिए हमने एक अभी पैप वैप जो है हमने कटिंग कर लिया है, ठीक है, और अभी मैं इसका एक शेप देने वाला हूँ। ओके। और उसके बाद आज हम कंप्लीट करेंगे स्टेपनी का। उसके बाद आपको लुक दिखा देंगे कि हम क्या बना रहे हैं। ओके। देखो, दिल्ली में तो गर्मी बढ़ गई है, मैं नहीं चाहता कि इसके बाद और गर्मी बढ़े और हमारा काम बिगड़े। तो इसीलिए जो इस इम्पॉर्टेंट वर्क है वो पहले हम लोग फैब्रिकेशन से कंप्लीट करा लेते हैं, फिर आगे की कहानी शुरू करेंगे। तो चले भैया शुरू करें? बिल्कुल सर, चलो शुरू करते हैं। तो वहाँ पे अभी पाइप की कटिंग वगैरह कर दिया और उसकी क्लैम्प भी कटिंग कर दिया। बस उसके हिसाब से वो लोग मार्क कर रहे हैं ताकि उसकी जो डायमेंशन है प्रॉपर तरीके से सेट हो जाए। देखो, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि कुछ काम ऐसे कि जिसको मैं नहीं कर पाऊँगा, तो वो यही वाले काम है कि जिसको अपन नहीं कर सकते, उसके लिए प्रॉपर एक्सपीरियंस और वर्कशॉप चाहिए। तो इसीलिए अपन ये वाले काम यहाँ पर करा रहे हैं। तो अभी हमारा पीछे का स्टपनी वाला काम हो रहा है और मैं सोच रहा हूँ कि साथ के साथ में इसके लिए एक और चीज़ और बनवा लूँ ताकि जो हमारे स्नो शूज़ हैं वो सारी चीज़ें भी हमारे हैंग करने के काम आए। तो जब गाड़ी पूरी कैंपिंग वाली बन रही है तो उसको उसी हिसाब से बिल्ड करेंगे ना, ताकि जब कोई बाहर से देखे तो उन्हें लगे कि हाँ भाई कुछ तो खड़ा है, कुछ तो चल रहा है और ये कोई ऐरी गैरी गाड़ी नहीं है, कैंपिंग वाली गाड़ी है। तो दोस्तों, ये वाली वेल्डिंग मशीन मैंने सुना है कि काफ़ी अच्छा टाका लगाती है, मजबूत होता है इससे टाका। अगर आप लोगों ने पता है, अगर आप लोगों को नॉलेज है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी सुभान भाई साहब बोल रहे थे इससे एक बार टाका लग गया तो कहीं और से पाइप टूट जाएगा लेकिन यहाँ से नहीं छूटेगा। तो इसी से हमारी वेल्डिंग वगैरह चल रही है अभी, और उसके बाद जो भी अभी काम हो रहा है इसके बाद इसको फिनिश किया जाएगा, पेंट किया जाएगा, ताकि हमारे उसके अंदर कोई रस्ट ना आए और कोई भी अधूरा काम ना रहे। ये जो है ये हमारा मिक वेल्डिंग मशीन है। ये वायर है, इससे जो वायर हमारा निकला हुआ है, जो ये वायर है, ये हमारा एक रोल लगा हुआ है। जो हमारा मशीन में ये जो रोल है, ये वायर वहाँ से निकलती है और इसमें सिलेंडर हमारा जो ये CO2 है, CO2 मिक्स है और बिजली दोनों मिक्स करके ये वेल्डिंग होती है। इसमें अगर जहाँ भी वेल्डिंग होती है वो पक्का वेल्डिंग होती है, एक्सपोर्ट वेल्डिंग होती है। और जहाँ वेल्डिंग होता है वहाँ से रस नहीं लगेगी। भले अगर लोहा ख़राब हो तो दूसरे जगह से हो सकती है, लेकिन वहाँ से कभी जीवन में नहीं टूट सकता है। इसको बोलते हैं मिक वेल्डिंग मशीन। पता है, सबसे ज़्यादा बुरा काम होता है खाली खड़ा होना। अगर खुद काम करते रहो तो मज़ा आता है, टाइम पास हो जाता है, लेकिन जब आप दूसरे को देखते रहो ना काम करते करते तो बोरियत होने लग जाती है। और ख़ासकर गर्मी के टाइम पे और बुरी हालत हो जाती है। अभी मेरे हो रहा है सर में दर्द, बहुत फट रहा है, लेकिन क्या करें, ये टाइम झेलना पड़ेगा। तो अभी हमारा जो पीछे का रैक बन रहा है एक तरफ का बन गया है, बस भैया उसको फिनिशिंग करेंगे और उसके बाद आगे का एक दूसरा रैक भी बनना है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये अभी पीछे का डेमो रेडी हो गया है। यहाँ पे हमारा आएगा व्हील पूरा का पूरा, ये हमारी स्टेयर हो गई ऊपर चढ़ने के लिए। तो ये वाला डिज़ाइन है मैंने फ़ॉरेन वीडियो से निकाला था, तो ये भैया को दिखाया तो उन्होंने मिलता जुलता लगभग बना दिया है। तो इस वाले गेट का तो रेडी हो गया है, अभी हमारा इस वाले गेट का भी बनेगा, क्योंकि जो हमारे स्नो शूज़ वगैरह हैं और सैंड लैडर जो आएगी वो सब हम लोग इस तरफ लगाएंगे। तो अभी थोड़ी देर में वो भी रेडी होगा, वो भी दिखाता हूँ आपको। तो अभी उसका दूसरा फ्रेम तो मैं बाद में दिखाऊंगा, लेकिन अभी हमारा एक और काम स्टार्ट हो रहा है। जो कल होना था वो भी मैं आज ही फिनिश करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो भैया हमारे लिए बना रहे हैं वाटर टैंक FRP शीट के अंदर, वो रखी हुई है। तो पहले ये फार्मा बनाएंगे और उसके बाद उसके थ्रू
ये सेट करेंगे। तो हम जो इसका टैंक बनेगा वो यहाँ नीचे की तरफ बनेगा, इस तरफ यहाँ पे, और इसके अपोजिट में है पेट्रोल टैंक। तो यहाँ पे हमारा टैंक लग जाएगा, तो इसके अंदर हम लोग वाटर फिल कर लेंगे। तो लगभग 100 लीटर के आसपास हमारा टैंक बन जाएगा, तो एनफ है। हम लोग 40 लीटर तो इको के अंदर लेके चलते थे, तो 100 लीटर हो जाएगा, तो हमारा आराम से 2 दिन कैंपिंग इजीली कर सकते हैं। तो ये तो इसके लिए इनबिल्ट सेटअप मैं बनवा रहा हूँ, लेकिन ऊपर के लिए भी बनवाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, वो लास्ट में बनवाऊंगा। तो जो हमारा शावर वगैरह और बाकी चीज़ों के काम आ जाएगा। लेकिन इतना सारा पानी लेके नहीं चलेंगे हम लोग, सिर्फ ये 100 लीटर वाटर ही लेके चलेंगे। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि एफआरपी शीट के अंदर कैसे काम होता है, कि एफआरपी शीट बनती कैसे है, किस तरीके से उसका फार्मा बनाया जाता है। ये सब कुछ मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। भैया अभी इधर स्टेपनी निकाल रहे हैं, पीछे निकाल के इसका फ्रेम पूरा करेंगे। तब तक हम लोग ये देखते हैं फार्मा बनेगा कैसे। तो यहाँ पे अभी हमारा जो वाटर टैंक बनेगा एफआरपी का, तो उसका अभी फार्मा रेडी किया गया है। भैया अभी बताएंगे किस तरीके से कैसे कैसे बनता है, और उसके बाद ये यूज़ किया जाएगा। इसे मैं टच नहीं कर सकता, नहीं तो हाथ वगैरह में लग जाएगा। और अभी हमारा इधर टायर का काम चल रहा है, स्टपनी हैंग करने के लिए प्लेट वगैरह कटिंग कर दिया है। तो ये अभी टेम्परेरी पूरा सेटल किया जा रहा है, फिर ये निकलेगा, इसकी फिनिशिंग होगी, अच्छे से वेल्डिंग होगी, पेंट होगा। बहुत लंबा प्रोसेस है अभी। क्या कहते हो, आज दूसरा वाला हो पाएगा? आज इसका माल तैयार कर देंगे, ओके। और कल इसको फिनिश कर देंगे, दोनों को कंप्लीट करके पेंट वेंट करके कल शाम तक ओके कर देंगे। तो जी हमारा फ्रेम ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, और ये स्टेपनी के लिए भी इन्होंने सेट कर दिया है। बस थोड़ा सा ऑल्ट्रेशन करना है ताकि ये 1 इंची छोटा हो जाए, क्योंकि मेरे को इसके अंदर और स्टेपनी के अंदर 1 इंची का गैप रखना है, ताकि चलते टाइम बाई चांस वाइब्रेट करे तो आवाज़ ना करे। तो बस अब ये उतरेगा, उसके बाद इसको फिनिश किया जाएगा, प्रॉपर तरीके से वेल्डिंग की जाएगी। इसकी डाई बना रहे हैं अभी। इसमें अभी ये पॉलिश लग रहा है, मेंशन पॉलिश। ओके, इसके बाद कोटिंग होगा डाई का। ठीक है। फिर फाइबर का लेस करने के बाद डाई बनेगा, ठीक है। और इसके अगली पार्ट बनेगा ये सूखने के बाद। सूख जाएगा तो ये खोल देना, तो अब ठीक है। तो अभी भैया इससे पॉलिश कर रहे हैं, ये है। तो देख लो जी, एफआरपी का काम इस तरीके से होता है। जो शीट वगैरह कुछ भी बनाया जाता है एफआरपी का, इस तरीके से बनाया जाता है। ये देख लो जी, जो ऊपर का रैक बनता है वो इस तरीके से पहले मोल्डिंग से बनाया जाता है, और फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस होता है फिटिंग वगैरह। हाँ जी, तो जी वहाँ से उतार लिया है यहाँ पे रैक। अब इसको प्रॉपर फिनिश किया जाएगा, प्रॉपर अच्छे से वेल्डिंग की जाएगी, और फिर उसके बाद वहाँ पे इसको इंस्टॉल किया जाएगा। लेकिन इंस्टॉल करने से पहले इसके ऊपर होगा पाउडर कोटिंग, पेंट वगैरह, ताकि इसकी फिनिशिंग अच्छे से आ सके। ये केमिकल है? जी हाँ, ये कोटिंग है। ये कोटिंग है, अच्छा, इस तरीके की, ये लाल वाली। तो पहले ये लगेगी इसके ऊपर। तो जी पहले ये वैक्स लगाई है, उसके बाद ये कोटिंग होगी। देख लो जी, एफआरपी ऐसे बनता है। आप लोगों को मैं सारा एक्सपीरियंस दूंगा कि कैसे कैसे कौन कौन सी चीज़ का कैसे कैसे काम होता है, ताकि जब आप अपनी कैंपर वैन बनाएंगे तो आपको पूरी नॉलेज होगी कि किस तरीके से चीज़ें बनाई जाती हैं। तो भैया ने चारों तरफ से इसको लाल रंग से रंग दिया। अब इसको सूखने में कितना टाइम लगेगा? 15 से 20 मिनट। 15-20 मिनट। फिर उसके ऊपर आप ये वाली शीट लगाओगे? फिर एक बार और कोटिंग होगा। अच्छा, एक बार और होगा, तो 2 बार होगा। हाँ, उसके बाद लगेगा। ठीक है। तो इधर भी काम चल रहा है, उधर भी काम चल रहा है। तो जी ये हमारा पीछे का रैक वहाँ से उतर गया, और अब ये वेल्डिंग किया जा रहा है। तो जी टाइम देख लीजिए कितना हो रहा है, 9:57, और हम लोग अभी भी काम कर रहे हैं सारे मिलके। उधर हमारी वेल्डिंग चल रही है, इधर भैया ने दूसरा कोट लगाना शुरू कर दिया है। तो अब बस ये दूसरा कोट लगे तो ये वाला एफआरपी वाला पीस देखने की कैसे सेट होता है, फिर उसके बाद मैं घर निकलूँगा। तो कितना टाइम लग जाएगा अभी? और आधा घंटा लगेगा। मतलब ये मान लो कि मैं 10:30 पौने 11 ही निकलूँगा, और 1 बजे के आसपास घर पहुँचूँगा। तो जी दूसरा कोट कंप्लीट हो गया। अब भैया एफआरपी वाला ग्लास वूल बोलते हैं इसको,
तो ग्लास वूल निकाला है, अब उसको इस तरीके से सेट करेंगे। आराम से टूट भी जाता है वो। तो देख लो जी, आपके सामने FRP शीट ऐसे तैयार की जा रही है। तो जी अब पूरा केमिकल लगा दिया है, अब इसको रात भर छोड़ दिया जाएगा ताकि ये सूख जाए। सूखने के बाद ये इस तरीके की फॉर्म में आ जाएगा, पूरा हार्ड शेल। ये देख लो कितनी मजबूती हो गई है। तो इस तरीके का ये यहाँ पे बन जाएगा। ऑलराइट गाइस, तो मैंने आपको बोला था कि मैं 1-1:30 बजे के आसपास पहुंचूंगा, तो अब यार 1:46 हो रहा है, थोड़ी देर पहले ही पहुंचा हूँ। बस खाना खा के निपटाऊँ। तो मेरी आंखें बता रही होंगी यार बहुत दूर है, सच बता रहा हूँ बहुत दूर है, रोज़ रोज़ जाना मुश्किल ही है। बस हमारा कल काम कंप्लीट हो जाए ताकि हम लोग वैन को लेके आए और अपनी मॉडिफिकेशन शुरू हो सके। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जो काम हम नहीं कर पाएंगे वो बाहर करेंगे, तो ये वाले काम हम नहीं कर सकते थे, इसीलिए मैं सुभान भाई साहब से करा रहा हूँ, जो मैंने आपको दिखाई दिया है। बाकी हमारे पास कुछ प्रोडक्ट आ गए हैं, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले क्या करें, हाँ चलो यहाँ से शुरू करते हैं। ये है हमारा मोबाइल होल्डर, तो ये हम लोग लगाएंगे अपने मोबाइल के लिए। उसके बाद ये गोप्रो की माउंटिंग आ गई ताकि हमारा गोप्रो वगैरह आराम से इंस्टॉल हो सके। उसके बाद ये मैंने रियर व्यू कैमरा लिया है ताकि ये हमारी स्क्रीन लग जाएगी शीशे के ऊपर, क्योंकि उसका शीशा बहुत छोटा है और अभी जिस हिसाब से हम लोग पीछे उसका वो रैक बना रहे हैं ना, तो पीछे की विजिबिलिटी खत्म हो जाएगी और जब अंदर का सेटअप बनाएंगे वो विजिबिलिटी भी खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए हमें ये रियर व्यू स्क्रीन की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये लिया मैंने। उसके साथ में मैंने लिया ये कैमरा, तो बहुत ही रीज़नेबल पड़ गया अपने को, तो ये हम लोग इंस्टॉल करेंगे। और उसके बाद ये है, और ये है हमारा इन्वर्टर। इन्वर्टर के बिना तो भैया काम ही नहीं होगा, आपको तो पता ही है। तो ये इसके अंदर हमारा MPPT भी इंस्टॉल है, तो सीधा सोलर से वायर आएगी, इसमें जाएगी और इससे 2 वायर निकलेगी, बैटरी में जाएगी। तो ये हमारा काम करेगा MPPT का भी, कि सोलर से बैटरी को भी चार्ज करेगा, और अगर हमें कहीं ग्रिड पावर मिलती है, AC पावर मिलती है, तो हम सीधा प्लग लगा के इसको चार्ज भी कर सकते हैं अपनी बैटरी को, और इससे हमें आउटपुट भी मिलेगा AC पावर का। तो 1500 VA का है ये, तो इससे हम लोग आराम से 1000 वॉट तक की चीज़ें बहुत आराम से चला सकते हैं, और काफ़ी अच्छा है, रीज़नेबल है। बाकी अभी खोल के दिखा देता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों ये है हमारा UTL सोलर गामा प्लस, ये 1500 VA का है, और इसके आगे डिजिटल डिस्प्ले भी दे रखा है, ये सीधे बटन भी दे रखे हैं ऑन ऑफ करने के लिए, और ये हमारी लिथियम बैटरी के लिए भी है और टबलर बैटरी के लिए भी है। तो ये अपने आप ही सेंस कर लेता है जो भी आप इसके साथ बैटरी इंस्टॉल करते हो। अगर इसके वेट की बात की जाए तो 20 kg का है, ये मैंने कल तोल के देख लिया था। तो 20 किलो का हमारा ये इन्वर्टर है, और उसके साथ में यहाँ पे देख रहे हो 2 हमें वायर मिली हुई है जो सीधा हमारी बैटरी में कनेक्ट होगी, और उसके बाद यहाँ पे हमारा सोलर पैनल कनेक्ट हो जाएगा। बाकी आउटपुट के लिए एक AC पावर आउटपुट दे रखी है जिससे हम लोग लोड ले सकते इस इन्वर्टर से। अब आप सोच रहे हो कि मैंने इतना बड़ा इतना हैवी इन्वर्टर क्यों लिया है। देखो, अगर मैं ना अलग अलग लगाता हूँ, MPPT चार्जर अलग लगाता हूँ, AC वाला इन्वर्टर अलग लगाता हूँ चार्जिंग के लिए, तो उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा जा रही थी। फिर उसके अंदर ना वायरिंग वाला सिस्टम ना बहुत ज़्यादा हो रहा था, मुझे ना पूरा बड़ा सेटअप देना पड़ता अलग से, कि इधर हमारा AC इन्वर्टर हो गया, इधर हमारा DC चार्जर भी हो गया, इधर हमारा MPPT चार्जर भी हो गया, तो मतलब बहुत सारी वायरिंग फैलती। तो मैंने सोचा कि यार वायरिंग को कम करते हैं और एक पोर्टेबल सिस्टम बनाते हैं कि सीधा बैटरी चार्ज हो जाए। 2 ऑप्शन हमें इसके अंदर से मिल जाए, और एक DC टू DC चार्जर की ज़रूरत पड़ेगी वो हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे जब ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए ये बैटरी जो हमारी आई है उसी के साइज़ का है, बैटरी इसके नीचे आ जाएगी, ये उसके ऊपर आ जाएगा, और हमारा एक रैक सिस्टम बनेगा प्रॉपर, ताकि हमें कहीं भी इधर उधर वायर फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यही सोच के मैंने ये लिया है। 3 साल की वारंटी है इसकी, और इसका रिव्यू भी काफ़ी अच्छा है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसको बाय करते हैं, और इसके साथ हम लोग 1500 वॉट तक के सोलर पैनल कनेक्ट कर सकते हैं, और हमारी 200 AH की बैटरी चार्ज हो जाएगी। ओके, तो कल वाली वीडियो में ना एक कॉमन क्वेश्चन आया है जिसमें मेरे को ये पूछा जा रहा है कि सैम भाई 30-50 की जगह आप 33-50 ले लेते, या फिर अर्बानिया का
छोटा वाला मॉडल ले लेते, उसमें थोड़ा आपको साइज़ मिल जाता। यस, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मैं यहाँ पे ना एक चीज़ अपने अकॉर्डिंग बताना चाहूँगा। देखो, हर किसी की नीड अलग अलग होती है। जैसे कि जब हम कंक्रीट का घर बनाते हैं तो वही होता है यार, एक कमरे की जगह 2 कमरे हो जाते हैं, या फिर 10 फुट के कमरे की जगह 12 का हो जाता है, 14 फुट का हो जाता है, या फिर हॉल थोड़ा बड़ा हो जाता है, बाथरूम 2 हो जाते हैं। तो सेम एज इट इज़ कैंपर वैन में भी है कि जितनी जगह आप सोचोगे ना वो आपको कम ही लगेगी। और मेरे 10, 11, 12 साल का जो भी मेरे पास एक्सपीरियंस है कैंपिंग का, जो यूट्यूब के थ्रू मैंने आपके साथ शेयर किया है, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं, जितनी छोटी गाड़ी होगी और जितना कम सामान होगा आपके पास, आप उतना ट्रिप और कैंपिंग को एंजॉय कर पाओगे। तो वही चीज़ सोचते हुए मैंने ये 30-50 लिया है, क्योंकि अगर अरमानिया में जाता तो वो चौड़ी बहुत ज़्यादा हो रही है। सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी हम जब ट्रिप पे जाते हैं ना, तो एक इको लगाने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, हमें स्पेस नहीं मिलता है एक इको जैसी गाड़ी को खड़ी करने के लिए। तो सोचो अरबानिया जैसी गाड़ी को आप कैसे खड़ी कर पाओगे। तो सोलो में बहुत दिक्कत आती है इन चीज़ों की। फिर साथ में अगर आप लंबी लेते हो, अब 33-50 और 30-50 में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 1.5 फुट का फ़र्क है लेंथ में, लेकिन 1.5 फुट में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। चौड़ाई वगैरह सब कुछ सेम है, तो लेंथ बढ़ जाती है। मैंने 33-50 का ट्राई किया था, लेकिन 33-50 हमें HR नंबर में नहीं मिल रही थी, वाइट नंबर प्लेट, तो इसीलिए अपन 30-50 में गए। अगर हमें यहाँ पे मिल जाती वाइट नंबर प्लेट 33-50 में, तो डेफिनेटली मैं वही बाय करता। अब उसके अलावा मेरे पास ऑप्शन नहीं था, तो इसीलिए अपन 30-50 में गए। ओके, उसके बाद एक कॉमन क्वेश्चन और आ रहा है कि जिसमें ये बताया जा रहा है कि आप ना एलिवेटेड वाला बेड लगाओ जो ऊपर नीचे हो सके, और 4 से 5 लोगों की सोने की आप उसमें अरेंजमेंट करो। देखो यार, मैं, पूजा और गुड्डा और बिली है, हम लोग ही ट्रैवल करने वाले हैं, और मैक्सिमम टाइम कमिंग डेज में मैं अकेला ही सोलो ही ट्रैवल करने वाला हूँ। तो मुझे इतने लोगों के सोने के अरेंजमेंट की ज़रूरत है ही नहीं। हम 3 जने जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली बेड बनाऊंगा, और ख़ासकर मैं सोलो में ज़्यादा इंजॉय कर सकूँ तो मैं उस हिसाब से बेड बनाऊंगा। एलिवेटेड मैं बेड लगा लूँगा, लेकिन फिर उसके बाद ना बहुत कंजस्टेड हो जाएगा अंदर का मामला। हाँ, अगर ये वाइडर बॉडी होती तो अपन इसमें एलिवेटेड वाला बेड लगा सकते थे, और अगर हम लोग 4-5 जने होते घर के अंदर तो हमें रिक्वायरमेंट होती। अब यार अपन 2 जने हैं, और बिली तो वैसे नीचे लेट जाता है, और गुड्डा के लिए छोटी सी जगह चाहिए होती है, तो उतने में हमारा अरेंजमेंट हो जाता है। जो इको में था वो हमारे लिए बेस्ट साइज़ था सोने के लिए, तो उसी से ही रिलेटेड हम लोग इसके अंदर बेड बनाएंगे। ओके, बार बार एक और कमेंट रिपीटिवली आ रहा है कि सैम भाई आपको टेम्पो ट्रैवलर की जगह अरबानिया ही लेनी चाहिए थी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अरबानिया की लुक बहुत अच्छी है, स्पेस बहुत अच्छा है, और कंफर्ट भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन सबसे पहली बात, उसमें थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस कम है, और चलो ग्राउंड क्लियरेंस को हटा भी दो तो उसके पार्ट्स ना बहुत एक्सपेंसिव है। और दूसरी चीज़, जब आपको तो पता है कि हम लोग सोलो ट्रैवल करते हैं तो ऑफ रोड में भी जाना होता है, कहीं भी उतार देते हैं, तो वहाँ पे बाय चांस अगर कुछ भी डैमेज हुआ तो वो गाड़ी फिर वहाँ से टो ही हमें करानी पड़ेगी। और अगर बात करें टेम्पो ट्रैवलर की, तो रोड पे 50 ही हो, आपके ऑफ बीट प्लेसेस पे भी अच्छे खासे टेम्पो ट्रैवलर जाते हैं, तो हम लोग वहाँ पे किसी की भी हेल्प ले सकते हैं इस गाड़ी को ठीक करने के लिए। तो ट्रैवल मतलब यार, बात दिखावा नहीं है, हमें दिखावा नहीं करना, हमें ट्रैवल करना है शांति के साथ में, जिसमें हमारी सारी चीज़ें अच्छे से सक्सेसफुली वर्क करे और हमें कोई परेशानी ना आए। तो वही सोचते हुए मैंने टेम्पो ट्रैवलर लिया। और जब आप टेम्पो ट्रैवलर को चलाओगे ना, तो आपको पूरा रफ एंड टफ जैसा फील होगा कि आपको लगेगा यार इसे मैं कहीं भी कुदा रहे थे, और इधर उधर लग भी गई ना, आपके दिल में बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। और अगर आप अरबानिया चलाएंगे और इधर उधर लग गई, तो मैं सच कह रहा हूँ, आपके दिल दिमाग हर जगह पे ना बंदूकें चल जाएंगी। और ऐसा नहीं है कि मैं अरबानिया नहीं ली तो मैं उसकी बुराई कर रहा हूँ, अरबानिया बहुत अच्छी गाड़ी है और मैं उसे खुद लेना चाहता था। लेकिन मैंने काफ़ी जो ये टेम्पो ट्रैवलर चलाते, जो टैक्सी स्टैंड जो रन करते हैं, उनसे मैंने खुद जाके उनसे पूछा, तो उन्होंने मेरे को यही बोला है कि अगर आप इस तरीके का ट्रैवल करते हैं तो आप अरबानिया नहीं लीजिएगा, आप टेम्पो ट्रैवलर में ही जाइएगा। तो वो सारे एक्सपीरियंस कलेक्ट करके, कुछ ऑलरेडी जो कैंपर वैन रन कर रहे हैं उनसे मैंने बातचीत करके, तब जाके मैंने टेम्पो ट्रैवलर बाय किया है।
ओके, एक क्वेश्चन और आ रहा है कि आपने ये फोर्स में ही क्यों गए, आप बोलेरो 4x4 में क्यों नहीं गए, टाटा योद्धा में क्यों नहीं गए, आप वीरो में क्यों नहीं गए हो, और उसके साथ में आप टाटा विंगर में क्यों नहीं गए। तो सबसे पहले टाटा विंगर का बता देता हूँ। टाटा विंगर फ्रंट व्हील ड्राइव है, वो बहुत अच्छी गाड़ी थी, उसका आगे का डैशबोर्ड वगैरह बहुत अच्छा है। पहली कमी लगी वो फ्रंट व्हील ड्राइव है, तो काफ़ी दिक्कत करने वाली थी। उसके बाद सेकंड ऑप्शन, जैसे टेम्पो ट्रेवलर का ऊपर का ही एरिया देखोगे ना, वो आपका थोड़ा सा कर्व है, ऊपर हमें 4-4.25 फीट मिल जाता है। लेकिन अगर आप विंगर की बात करेंगे तो ऊपर जाके वो हमें मिलता है सिर्फ 3 फीट, तो वहाँ पे स्पेस बहुत ख़त्म हो रहा था। तो ये दो ऑप्शन, पहला फ्रंट व्हील और ऊपर स्पेस ख़त्म हो रहा है, तो ये दो चीज़ देखते हुए मैंने टाटा विंगर को कैंसिल किया। अब बात आती है कि योद्धा, बोलेरो 4x4 और उसके बाद आपका आ गया वीरो। देखो ये है हमारी कमर्शियल वाले लाइन की गाड़ियाँ, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि टेम्पो ट्रैवलर में भी आप सिर्फ पैसेंजर व्हीकल ही वाइट नंबर प्लेट करा सकते हो। तो बाकी जो ये गाड़ियाँ हैं ये सारी बहुत गलत तरीके से रजिस्टर हो रही हैं मार्केट में। तो अगर आप का कहीं भी आरटीओ में अगर फंसा मामला, तो वहाँ पे आपकी आरसी कैंसिल हो सकती है। जो मुझे एक्सपीरियंस मिला है मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ, जो मुझे खुद जवाब मिला है। क्योंकि कमर्शियल प्लेटफॉर्म वाली गाड़ियों को आप वाइट नंबर प्लेट नहीं करा सकते। हाँ, पीछे से आप ब्राइव वगैरह दे के करा सकते हो, लेकिन कभी आप कहीं फंसे तो फिर बैंड बज जाएगी बहुत बुरी वाली। तो इसीलिए अपन ने वो चीज़ को साइड हटाया और हम लोगों को जो लीगली वे में मिल रहा है हम सीधा वहाँ पे चले गए। बाकी एक क्वेश्चन और आ रहा था कि बिली कहाँ है, बिली कहाँ है। बिली ये रही, देखो फुल मस्ती है, अपने बिस्किट खाने में लगी पड़ी है। बाकी दोस्तों बस यही मिले जुले कमेंट थे, और आप लोगों के इतनी ब्लेसिंग्स आई है, इतनी मुबारकी आई है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बस ऐसे ही प्यार बनाए रखना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं ऐसी अच्छी कमिंग डेज में कैंपिंग वीडियोस आपके लिए लाता रहूं और आपको एंटरटेन करता रहूं और अच्छी सी मॉडिफिकेशन भी कर पाऊं। तो अब कल सुबह उठेंगे और उसके बाद सीधा वापस वहीं जाएंगे अपनी गाड़ी का काम कराने। अभी आके देख लो कैसी हो रही है। अभी ये वीडियो भी एडिट करना है ताकि आप सुबह 8 बजे देख पाओ। तो चलो अब मिलते हैं सीधा कल। फाइनल कैसा दिखता है हमारा वो पीछे का रैक लगा हुआ दूसरी तरफ, और वाटर टैंक कैसा बना होगा, ये कल हम लोग फाइनल करा लेंगे अपना कैसे भी करके, ताकि अपन उसके बाद आगे का प्रोसेस और आगे की जो भी काम करना है वो स्टार्ट कर पाएँ। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी, तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, जाके फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।